हाय फैमिली। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में रहता है और जो मैंने भी सीखा अपनी जर्नी के दौरान, वो ये कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है। क्योंकि हर तरीके की बात मार्केट में है। फॉर एग्जांपल, एक ये अप्रोच रहती है कि क्या डे वन से आंसर राइटिंग करनी है, या फिर प्रिपरेशन के 6 महीने बाद सारी एनसीईआरटी पढ़नी है या किताबें पढ़नी है तब आंसर राइटिंग करनी है, या फिर प्री और मेंस के बीच में आंसर राइटिंग हो जाएगी क्या। ठीक है, या नोट्स बनाने हैं पहले फिर आंसर राइटिंग करनी है क्या। इन सब चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, मैंने जो सीखा, जो मुझे लगता है कि क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड उस तरीके का हम लोगों का रहा नहीं है। ठीक है, और सिविल सर्विस का गेम थोड़ा अलग भी है, बट स्टिल जैसे आप 10th और 12th तक लिखते आए हो ना, कुछ कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा सा तड़का लगाना होता है उसकी आंसर राइटिंग में। और वो क्या चीज़ है, देखो, अकॉर्डिंग टू मी, आप लोग जो अभी एक बार बेसिक बुक की रीडिंग कर चुका है, कम से कम एक बार सारी बुक एक बार पढ़ चुका है, वही आंसर राइटिंग स्टार्ट करे। उससे पहले आंसर राइटिंग स्टार्ट ना करे, तक सिलेबस एक बार कम से कम पूरा ना पढ़ रखा हो। और मेरे हिसाब से तो 2 बार पढ़ रखा हो तो स्टार्ट करो। रीज़न बताता हूँ क्या है इसका। GS1 का आंसर है, लेट्स सपोज GS1 में आप ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो यूपीएससी ने भले ही ज्योग्राफी बोल दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इकोनॉमिक्स से लिंक नहीं करेगा। वो GS3 से लिंक होता है। वो काफ़ी बार अगर देखोगे 10 साल के पेपर एनालाइज करके, आपको दिखेगा कि GS3 के टॉपिक्स GS1 में पूछ रखे हैं, क्योंकि इकोनॉमी है, क्या वो सोसाइटी से लिंक नहीं करती? क्या इकोनॉमी ज्योग्राफी से लिंक नहीं है? सिमिलरली क्या GS3 में भी GS1 नहीं पूछ सकता? पूछता है। ऐसे GS2 का चलता है। तो सारे टॉपिक इंटरलिंक हैं। अगर आपने लेट सपोज अभी पॉलिटी पढ़ा एंड यू आर सेइंग कि पॉलिटी की आंसर राइटिंग शुरू कर देता हूँ, नाउ टेल मी, आप मल्टीपल डायमेंशन उसमें दे ही नहीं पाएंगे अगर आपने मल्टीपल तरीके से उसको पढ़ा ही नहीं है। गेटिंग इट? बस ये अंतर है 10th और 12th तक के आंसर राइटिंग में और आज की यूपीएससी के आंसर राइटिंग में। इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी कम से कम 2 बार सारी बुकें पढ़ लो, और मिनिमम अगर किसी को स्टार्ट करनी है तो एक बार तो कम से कम पढ़नी पड़ेंगी ना सारी किताबें। सॉलिड रीजन है, लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि इंटरलिंक करके आंसर लिखना है। आपने भी पॉलिटी पढ़ा, आपके क्वेश्चन में मल्टीपल डायमेंशन हो नहीं सकते उस तरीके से, क्योंकि आप पॉलिटी के वे में ही दिमाग में चलाएंगे क्वेश्चन को, जबकि पॉलिटी के क्वेश्चन को भी आपको हर एंगल सोचना पड़ता है, इकोनॉमी के क्वेश्चन को भी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन को भी। जब उसमें चैलेंजेस देते हैं ना, चैलेंजेस मल्टी डायमेंशनल होते हैं, सिमिलरली सॉल्यूशंस भी मल्टी डायमेंशनल होते हैं, और उसके इम्पैक्ट मल्टी डायमेंशनल होते हैं। गेटिंग इट? तो एक पहला डाउट, कम से कम 2 रिवीजन, वरना 1 रिवीजन, सब कुछ हो चुका हो सर सब्जेक्ट का, तब आंसर राइटिंग करनी है। गेटिंग इट? दूसरा, आंसर राइटिंग स्टार्टिंग में लिखते वक्त कभी भी किसी का भी टाइम लिमिट में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, ये कहा जाता है कि एग्जाम में जब यूपीएससी में हमको 3 घंटे मिलते हैं ना, उसका एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा कि क्या वो चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि अगर मैं उस पर काम कर लेता, या मेरे जैसे बहुत सारे भाई लोग जो देख रहे हैं वीडियो, या दोस्त आप लोग जो देख रहे हैं, उनका टाइम बच सकता है, उनका अटेम्प्ट बच सकता है। द पॉइंट इज, जब डे 1 से आंसर राइटिंग आप करते हैं, भले आपने 2 रीडिंग लगा रखी हैं, आपसे तब भी आंसर नहीं बनेंगे डेफिनेटली, सीधी सी बात है। और यूपीएससी कहती है कि अगर कोई 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए 11 मिनट मिलते हैं, और कोई 10 मार्क्स का है तो उसके लिए 7 मिनट मिलते हैं। ये रूल चलता है। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग यही बैठती है, 3 पेज और 2 पेज को डिवाइड करते हैं तो ये टाइमिंग बैठती है। तो आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन वहाँ करने हैं, जिसमें कि 10 क्वेश्चन 15 मार्क के हैं और 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। अब क्या होता है, अगर आप डे 1 से कोशिश करेंगे कि मैं भी टाइम लिमिट के अंदर आंसर राइटिंग कर लूँगा, तो वो नहीं होगी। तो क्या करना है, आपको रोज 3-3, 4-4 क्वेश्चंस लिखने हैं, एक बार सिलेबस को पूरा पढ़ लें, 2 बार पूरे सिलेबस को पढ़ने के बाद। अब आपके पास कोई नोट्स तो होंगे नहीं डेफिनेटली स्टार्टिंग में, और इसमें फिर डाउट उठता है कि पहले एक बार नोट्स बना लें फिर आंसर राइटिंग कर लें। देखो, इसमें मेरे कुछ कहना है, जैसे आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, बेसिक्स है, ज्योग्राफी है, इन सबको आप प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन वही कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते, वो सिर्फ मेंस में आते हैं। डेट इज इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, और एथिक्स है। और ऐसे 1-2 छोटे मोटे डायमेंशंस और निकल जाएंगे इसमें, जो आप कंप्लीटली मेंस के लिए पढ़ते हैं। अब क्या है कि अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए। अब जो मैंने कहा, प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं जनरली, 7 सब्जेक्ट जो होते हैं, वो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ करंट रहता है, कुछ कुछ मटेरियल रहता है, कुछ डेटा रहता है, जो आपने प्रीलिम्स के लिए चाहे पढ़ा हो, तो आप कुछ कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं।
लेकिन वहाँ पर ना कुछ कुछ से काम नहीं चलता। अगर आपको इंश्योर करना है कि आपका लिस्ट में नाम हो ही हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, आंसर्स के लिए आपके पास सॉलिड पॉइंट होने चाहिए। तो एक कंडीशन, 2 बार सिलेबस कंप्लीटली रीड कर रखा हो, सिलेबस मतलब सारी किताबें जो प्रीलिम्स की हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो आपका सिलेबस है मेंस का उसको लेके बैठना है, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, जो टॉपर्स कहते आ रहे हैं सदियों से वही वही चीज़ है एक्चुअली यार। मैंने इस बार मेंस में जो एनालाइज करा वो ये निकला कि 10 साल के पेपर मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, बिल्कुल फिल्टर आउट, मैंने कहीं से उठाए थे खुद। इनफैक्ट उसमें क्या है कि जो सिलेबस की कीवर्ड है, लाइन है मेंस के सिलेबस की, उसके अकॉर्डिंग 10-10 साल के क्वेश्चंस बटे हुए हैं उसमें, 10-10 साल के टॉपिक वाइज, कि इस टॉपिक में से, इस लाइन में से कौन कौन से 10 क्वेश्चन आए, लाइक टेररिज्म है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, ठीक है, साइक्लोन्स है, फ्लड है, ऐसे सब कुछ बटा हुआ है। टेलीग्राम पे पढ़ा है GS1, GS2 एंड GS3 के। एक तो उसे प्रिंट आउट निकलवा के रखना ही रखना है, वो जब तक मेंस आपका होगा तब तक काम आएगी। इनफैक्ट जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक काम आएगी वो चीज़। साथ में यूपीएससी का सिलेबस रखना है एक तरफ निकाल के। अब मैं नहीं कहूँगा सिलेबस को याद करना है, कुछ याद नहीं करना, सिलेबस के हर लाइन पर, हर वर्ड पर आपके पास 1 पेजर नोट्स होने चाहिए। लेकिन डे 1 में जब आप शुरू में आंसर राइटिंग करेंगे, ये 2 बार किताबें पढ़ने के बाद आपको तब भी समझ नहीं आएगा कि कहाँ से वो नोट्स बनाने हैं, कैसा कंटेंट उसमें होना चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों के नोट्स देखे हैं, वो काफ़ी डिटेल में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखा, हम लिखते हैं वहाँ पे कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, तो उसको आगे डिफाइन करने लगते हैं, दिस। टॉपर्स ऐसे नहीं करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि आपको नोट्स में लिखना क्या है 1 पेजर नोट्स? सबसे पहले टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करनी है, गूगल पे मिल जाती है, वेबसाइट्स पे कहीं भी डाल दो टॉपर्स कॉपी यूपीएससी करके आ जाएगा। चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए यही अप्रोच रहेगी। उन्हें निकालने के बाद उनकी कॉपी को देखो कि वो कंटेंट, उनके क्वेश्चन को पहले पढ़ो, देन थिंक कि मैं क्या लिखता है इसमें। अब उनका आंसर्स देखो, मैं कह रहा हूँ जोर नहीं डालना है बिल्कुल भी, ना कुछ रटना है, जस्ट उनके आंसर देखने हैं। नाउ थिंक कि उन्होंने कहाँ कहाँ तो एक्सप्लेन किया है, किस किस पॉइंट को उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल लिख कर छोड़ दिया पॉइंट में, कहाँ उन्होंने पैराग्राफ यूज़ किया है, कहाँ उन्होंने पॉइंटर यूज़ किए हैं, कितना मल्टी डायमेंशनल उन्होंने सोचा है, करंट का प्रोपोर्शन उन्होंने कितना रखा है, उनके एग्जाम्पल्स पर क्वेश्चन में कितने एग्जाम्पल्स वो देते थे, 2 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल, और कितने डायमेंशंस में उस क्वेश्चन को खोला है। क्या क्वेश्चन में चैलेंज पूछे हैं, नहीं पूछे तो क्या उसने दिए हैं, नहीं दिए हैं, या फिर सॉल्यूशंस पूछे हैं उसने दिए नहीं दिए। वे फॉरवर्ड में वो वे फॉरवर्ड्स में आगे पॉइंट्स लिखता है, गवर्नमेंट स्टेप्स लिखता है, कंक्लूजन सीधे लिखता है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं। डायग्राम कितने उसमें रखे हैं, क्या वो डायग्राम ऐसे वाले बना रहा है, क्या हर क्वेश्चन में बना रहा है, और हर क्वेश्चन में भी क्या हर डायमेंशन में बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट भी बताया, चैलेंज बताया, गवर्नमेंट सोल्यूशन होता है, क्या तीनों में ही वो डायग्राम यूज कर रहा है। ये चीज़ें नोटिस करने की हैं एक टॉपर को भी देखते वक्त। ये मुझे समझ में आया मेंस लिखने के बाद उस प्रोसेस में, लेकिन टाइम कम था तो गलती सुधार नहीं पाया उस टाइम, बट यही है। अब आंसर राइटिंग कैसे होगी, 2 बार सिलेबस पढ़ रखा है, साथ साथ टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज करते रहो, ये प्रोसेस चल रही है। और जो 10 साल के PYQ मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं उनको प्रिंट आउट निकाल के साथ साथ उन्हें देखते रहो और सिलेबस से मैच करते रहो, ठीक है, सिलेबस में ये वर्ड है, ये चीज़ें, इतना चलता रहेगा। इस प्रोसेस, ये प्रोसेस है यार, इतना कर लिया आपने। अभी PYQ मैं करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 2 बार जब तक सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है तब तक उन PYQs को देखना है, टॉपर्स की कॉपी को साथ साथ रोज थोड़ी देर, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रोज करते रहो, तीसरे दिन करते रहो, ठीक है, जब तक 2 बार सिलेबस करोगे। उनसे एनालाइज क्या करना है, जो मैंने अभी बताया कि वो अगर 250 शब्द का क्वेश्चन था, 250 वर्ड्स का, 250 वर्ड्स का, देन क्या वो 2.25 में खत्म कर रहे हैं, 3 में खत्म कर रहे हैं। 15 मार्कर वाले क्वेश्चन में वो कितने पॉइंट लिखते हैं, 10 पॉइंट्स, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट, कितने सेगमेंट को क्वेश्चन को उन्होंने, कितने सेगमेंट में क्वेश्चन को खोला है, उनका पैटर्न क्या लिखने का, एग्जाम्पल्स कितने देते हैं वो क्वेश्चन में, डेफिनेशंस रखते हैं या इंट्रोडक्शन में डेटा रखते हैं, करंट का प्रोपोर्शन कितना रखा है। मैं अगेन नहीं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये एनालाइज करने का कोई बता नहीं रहा कैसे एनालाइज करनी है, ये चीज़ एनालाइज करनी है, ठीक है, वरना कॉपी देखते रह जाओगे। गेटिंग इट? स्टार्टिंग में आपको जब आंसर राइटिंग करनी है, इतना करने के बाद, क्योंकि आप टॉपर्स की कॉपी देख चुके, सिलेबस बार बार पढ़ चुके, PYQ का अंदाजा आपको देख के हो गया है। अब हर टॉपिक पे, क्योंकि आपने सिलेबस की कॉपी देख ली है, टॉपर्स की कॉपी देख ली है, अब हर कीवर्ड पे आपको पता है कि टॉपर की कॉपी में मैंने कंटेंट देखा था इस टॉपिक के अंदर, तो मुझे अगर गूगल करना है, कोई कंटेंट चाहिए हर टॉपिक पे, तो वो उसमें क्या क्या डेटा मुझे लिखना है और कितना लिखना है, क्योंकि लिखना सिर्फ उतना ही है नोट्स में जितना हम एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं और जितना हम रिवाइज कर सकें, जितना हम रट सकें पर्सनली, ठीक है, याद रख के एग्जाम में रिकॉल करके लिख सकें उसको, ठीक है। नोट्स में सिर्फ ये नहीं कि मुझे ये लाइन अच्छी लग रही तो लिख लेता हूँ, क्या मैं इसको याद रख पाऊंगा वहाँ तक, पॉइंट इज दिस, क्या मेरे नोट्स बल्कि तो नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है।
अब करना क्या है, इतनी प्रोसेस के बाद सिलेबस के कीवर्ड से आपको हर टॉपिक पे वन वन पेजर नोट्स बनाने हैं। कहाँ से बनाने हैं, पहले तो गूगल यूज़ करोगे, गूगल जो सिलेबस के कीवर्ड है उसको, साथ में पीवाईक्यू मैं आपको दे रहा हूँ जो टेलीग्राम पर है। पीवाईक्यू में आप देखोगे कि उस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए और कितना डायमेंशन में से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। उस सिलेबस के कीवर्ड में उन डायमेंशंस को ऐड करोगे, उन पे भी कुछ कुछ आपके पास डेटा होना चाहिए जो यूपीएससी ने पूछ रखा है, कि फ्यूचर में रिपीट हो या नहीं भी रिपीट हो तो कहीं यूज़ कर सकता हूँ क्या मैं उसको, ऐसे नोट्स बनाए। तीसरा मेंस 362, मेंस 365, ये यूज़ करनी है, बहुत सॉलिड है। इन 3 चीज़ों को यूज़ करना है। मतलब मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आपको, देखो स्मार्ट वर्क भी हो सकता है, बट मैं वो 4-5 महीने की मेहनत आपको बता रहा हूँ, तो आपको करनी है। 4-5 महीने लगेंगे, कोई 3 महीने में कर सकता है, कोई 2.5 महीने में भी, कोई 4 महीने में भी, डिपेंड ऑन योर कैलिबर, कोई 6 महीने में भी। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सब कुछ तैयार हो गया है। अब चाहे आपने आंसर राइटिंग करी हो ना करी हो, डजेंट मैटर, प्री के पहले करी हो, प्री के बाद करी हो, इतना आपने कर रखा हो, अगर इतना कर रखा है तो आपको प्री और मेंस के बीच में अगर आंसर राइटिंग कर रहे हो, अगर देखो पहले करके रखोगे बेस्ट ही है, बट अगर नहीं कर रखा है आपने, लेकिन इतना काम आपका सॉलिड है, तो आप प्री और मेंस के बीच में हर दिन बिना ये टेंशन लिए कि मेरे पास हर टॉपिक पे नोट्स नहीं है, मेरे को अभी पीवाईक्यू मैंने आज तक जिंदगी में देखे नहीं है तमीज से 10 साल के, मुझे टॉपर्स की कॉपी का अप्रोच नहीं पता, ये सब पे टाइम नहीं लगाओगे। प्रीलिम्स दिया, 3-4 दिन रेस्ट लिया, आंसर की से मैच किया, के स्कोर बन रहा है, एंड अपना उन 60 दिन भी मिल रहे हैं ना, अगर ये 70 दिन नहीं मिल रहे हैं, 80 दिन नहीं मिल रहे हैं, आप हर दिन 3 घंटे का टेस्ट लिखोगे हर दिन। आप उससे क्या फायदा होगा, आपके नोट्स ऑलरेडी तैयार हैं हर टॉपिक पे। शुरू में तब भी आप गंदा लिखोगे, बिलीव मी, चीज़ें याद नहीं आएंगी, गंदा भी लिखोगे, 4 घंटे में पेपर लिखोगे, 4.5 घंटे में लिखोगे, 3 घंटे में नहीं होगा, और कंटेंट भी दिमाग में नहीं आएगा, मैंने माना। पर डे 1 से डे 60 तक जब आओगे, 60वें दिन पे जब आओगे, आप अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस पाओगे, क्योंकि उन 60 दिनों में आप लिखना तो डे 1 से शुरू कर चुके थे, पर हर दिन अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे थे जो आपने बनाए थे प्री से पहले या जब भी बनाओगे आप। और जो आप मॉक टेस्ट लिखोगे आंसर राइटिंग का हर दिन 3 घंटे बैठ के, उसमें जो आपको मॉक टेस्ट के आंसर मिलेंगे ना, उसमें कुछ करंट ऐड हो सकता है या कोई आपको वैल्यू एडिशन मिल रहा है, तो आपको अपने नोट्स में सिर्फ वो वाला पॉइंट, वो वाली लाइन जाके ऐड करनी है, ना कि सब कुछ फ्रेश तरीके से बनाना है। गेटिंग इट? वह मेंस में सारा गेम है जल्दी रिकॉल करने का और जल्दी लिखने का। अब हम लिखने वाली बात तो सिर्फ प्रैक्टिस से कर लेंगे आंसर राइटिंग की। रिकॉल के लिए आपको रिविजन्स करने होंगे नोट्स के, और नोट्स के रिविजन के लिए नोट्स होने चाहिए। तो नोट्स कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया, इस चीज़ को आप करो। देन जब वो 3 महीने भी होते हैं ना, हर दिन एक टेस्ट लिखना है यार, 60 दिन तक। पहले स्पीड आएगी, 4 घंटे में पेपर होगा, उसमें भी 15 क्वेश्चन हो रहे होंगे, दिमाग में नहीं आ रहे होंगे, गंदा कंटेंट होगा। जैसे जैसे नोट्स रिवाइज होते रहेंगे, जैसे जैसे आंसर राइटिंग करने का तरीका आएगा, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है, टॉपर्स के अंदर जो चीज़ ऑब्जर्व करी गई है, आप टॉपर्स को भी देखोगे पता चलेगा, उनकी ये आंसर देने की एक आर्ट है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं पता ना, तब भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे दिया जैसे कि उसके बारे में कितना मालूम था। ये स्किल है, और यूपीएससी में हर बंदे को ये यूज़ करनी पड़ती है। मेंस में हर क्वेश्चन सबको नहीं आता, सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी केवल बहुत अच्छा भी पढ़ा है तो 12-13 क्वेश्चन सबको आते हैं, लास्ट बहुत अच्छा पढ़ा है तो 14 से 15 क्वेश्चन, यानी कि हर जीएस में 5 क्वेश्चन बना के लिखने हैं। अब बनाने की कला कहाँ से आएगी? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पीवाईक्यू एनालिसिस। डे 1 में नहीं लिख पाओगे, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हर दिन लिखोगे टेस्ट 3 घंटे का। ठीक है, तो 10वें दिन कुछ और अंतर मिलेगा, जो पेपर 4 घंटे में हो रहा था 3.5 घंटे में आ जाएगा। पता चल जाएगा कि कैसे एग्जाम के साथ खेलना है, कैसे क्वेश्चन में ना आते हुए भी उसको डील करना है, और ये सिर्फ राइटिंग करके ही समझ में आएगा। और ये जो 11 मिनट में बोल रहा हूँ ना, 11 मिनट टाइम लगा के और 9 मिनट टाइम लगा के, शुरू में आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप कंप्लीटली 3-3 घंटे का टेस्ट लेके बैठो एंड उनको कंप्लीट करो। और एक चीज़ वॉयर्स, इन सबको करने के बावजूद भी अगर कोई प्री से पहले आंसर राइटिंग कर रहा है तो वो मॉक टेस्ट को लगाता नहीं है। डेफिनेटली मॉक टेस्ट हम प्री और मेंस के बीच लगाते हैं, और बिल्कुल ही बिगनर है, बिल्कुल ही बिगनर है, ज़्यादा ही कमज़ोर है बेस, और फैक्ट याद नहीं हो रहे हैं, रिकॉल नहीं हो रहा है चीज़ें। तो आई एम टेलिंग यू, आप गूगल पर जाके एक टॉपिक को पढ़ा आपने, ठीक है, या फिर एक पीवाईक्यू उठाया, उसका क्वेश्चन गूगल पर देख लिया, पहले किसी भी वेबसाइट पर जाके उसका एक सॉल्यूशन देख लिया, मोटा मोटा 2-3 जगह से देख लिया। नाउ फ़ोन को साइड रख दो, 10 मिनट घूमो, नाउ उन क्वेश्चन का जो भी देखे, 1 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी देखा आपने, उसका आंसर भले ही आपने 15 मिनट पहले पढ़ा था, लेकिन आप लिख कर देखो। ये प्रैक्टिस 10 दिन रोज करो, 10 दिन तक, 15 दिन तक, 1 महीने तक। आपको शुरू में तो फ़ोन से डेटा लिखना पड़ा, पर बिलीव मी 1 महीने बाद या 20 दिन बाद आपको गूगल की हेल्प नहीं पड़ेगी उसी कंटेंट को देखने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी वो कंटेंट आ चुका होगा, वो पॉइंट्स दिमाग में जनरेट होने लगेंगे ऑटोमेटिकली। ऐसे करना होता है। तो अगर शुरू में कोई गूगल की हेल्प लेकर आंसर लिखता भी है
इंट्रोडक्शन गूगल से देख के लिख रहा है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको नोट्स वाला काम करना तब भी है। शुरू में आप हेल्प लेने के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं अगर जीरो से, गूगल की हेल्प लेके आंसर लिखो। रोज के 3 क्वेश्चन पहले पीवाईक्यू को उठाओ, उन 3 का आंसर गूगल पर पढ़ लो एक साथ। अब दिमाग को जितना रिकॉल होता है उतना लिखो। देखो नंबर तो मिल नहीं रहे, आप घर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, किसी को नहीं पता आप क्या कर रहे हो। हर बंदा नोट्स बना के वो भी तो वही कर रहा है ना, नोट्स रिवाइज करे, एग्जाम में आके लिख कर आ रहे हैं टॉपर्स भी। आप लोग क्या करो, गूगल से रिवाइज कर रहे हो। तो ऐसे करके भी शुरुआत कर सकते हो, शुरू करना जरूरी है। तो ऐसे आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। अगर अब भी कोई डाउट है देन टेल मी, मैं जल्दी अपने नोट शेयर कर दूंगा। एक बार मेंस के दिखाऊंगा आपको कैसे बनाए थे मैंने क्या अपग्रेड उसमें अब किया है इस बीच मेंस फेल होने के बाद, ठीक है। जो मैंने कुछ टॉपर से मेरी बात हुई जो लास्ट ईयर सेलेक्टेड थे, जो इंटरव्यू अपेयर्ड हैं, उन्होंने मुझे जो सलाह दी मैंने वो चीज़ें और ऐड करी हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं जल्दी। टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो। अभी पूरा गेम चेंज हो सकता है, पूरा गेम यार, मैं सच बता रहा हूँ, पूरा गेम चेंज हो जाएगा। बट एक पॉइंट मैं हमेशा बोलूँगा, जो मैं बोलता रहता हूँ हर बार, कुछ करा हो ना करा हो, आई डोंट नो, अगर एक लेवल की बेसिक लेवल की मेहनत अगर आप कर रहे हो और जज्बा पूरा है, कॉन्फिडेंस पीक पर रहना चाहिए। बस मैं कुछ नहीं कहूँगा, मोटिवेशन कॉन्फिडेंस जबरदस्ती अपने अंदर रखना है, जबरदस्ती। कॉन्फिडेंस तो मस्त है, बस कॉन्फिडेंस ही 50 नंबर ऊपर बढ़ा देता है इस एग्ज़ाम में। क्या करें, कंपटीशन इतना, लाखों की भीड़ है। तो एक चीज़ जो और अलग बनाती है उसी कंटेंट के साथ, मान लो 2 बंदे हैं, लोगों का नॉलेज लेवल सेम है, बट जो डिफरेंस आपको चमका देगी ना, जो दूर से शाइन करोगे आप, वो एक चीज़ होगी कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से एक उम्मीद है कि शायद आप इससे आगे पहुंच जाओ विद द सेम लेवल ऑफ कंटेंट, सेम लेवल ऑफ नॉलेज। तो यार बस यही, ठीक है। टेक केयर, बाय।